उन्वान है हाजी पीर। मैं 5 साल का था। आसमान नीला और बेरहम था। हवा बर्फ की मानिंद ठंडी थी। मैं एक खच्चर पर सवार था और रो रहा था। इतनी देर से रो रहा था कि मेरे रोने में अब खुद ब खुद एक गीत की सी लय पैदा हो गई। शायद इसी वजह से किसी को मेरे रोने की परवाह नहीं थी। मेरी माँ सबसे आगे खच्चर पर सवार मेरे छोटे भाई महेंद्र नाथ को अपनी गोद में लिए बैठी थी, क्योंकि वो सिर्फ 1 साल का था और खच्चर पर अकेला नहीं बैठा था। मगर मुझे शहसवार समझ लिया गया, क्योंकि मैं 5 बरस का था। इसलिए महेंद्र बड़े आराम से माँ की गोद में बैठा था और मुझे मिला ये खच्चर। खच्चर की सवारी का मेरे लिए पहला मौका था और पहाड़ी सफर का। दोनों को मैंने नापसंद कर दिया। मैंने अब तक रेलगाड़ी का सफर किया था और मोटर में, बस में या तांगे में। मैं पंजाब के मैदानों का पला था और लाहौर की गलियों में। इसलिए मेरी समझ में ये जगह नहीं आ रही थी जहाँ एक पहाड़ खत्म होते ही दूसरा पहाड़ शुरू हो जाता है और कहीं मैदान की सूरत नजर नहीं आती। और ये खच्चर भी कैसा अजीब जानवर है, कैसा ढिचकू ढिचकू चलता है। जब चढ़ाई आती है तो काठी पीछे को सरकने लगती है, उतराई आती है तो मैं आगे को खिसक खिसक कर खच्चर की अयाल तक जा पहुंचता हूँ। कभी एक जगह पर टिक नहीं सकता। सबसे बेहतरीन जगह है माँ की गोद, मगर वहाँ महेंद्र नाथ बैठा खच्चर वाला गीत गा रहा था। खच्चर सर झुकाए अपने मालिक की छड़ी खाए चला जा रहा था। मेरी माँ अगले खच्चर पर सवार पीछे मुड़कर देखती भी नहीं। आंसू मेरे गालों पर सूख चले, रोने की आवाज भी गले में सूख चली। रास्ते के पेड़ करीब आते हैं, पीछे रह जाते हैं। एक चढ़ाई खत्म नहीं होती कि दूसरी शुरू हो जाती है। मैं अपना रोना बंद करूंगी तो कैसे? इज्जत का सवाल है। मैं माँ की गोद में बैठना चाहता हूँ, मगर वहां तो महेंद्र बैठा। ठीक है, अगले किसी खतरनाक मोड़ पर मैं खच्चर से छलांग लगाकर नीचे किसी खाई में लुढ़क कर मर जाऊंगा। फिर मेरी माँ को पता चलेगा कि इसने कैसा जुल्म किया। ये सोचकर मैं जोर जोर से फिर रोने लगा। सिपहर के करीब हम हाजी पीर के दर्रे पर थम गए। हाजी पीर के दर्रे के दोनों जानिब दाएं बाएं खतरनाक उतराइयां और खाइयां हैं। चोटी से गुजरने का जो रास्ता है उसकी एक तरफ कच्ची मिट्टी की दीवारों का एक घर है, दूसरी तरफ हाजी पीर का मज़ार है। इस मज़ार पर नंगी सूखी शाखों का एक पेड़ खड़ा है, जिस पर कपड़े का एक फटा झंडा लहरा है। पेड़ की शाखों से कई दर्जन छोटी छोटी गंदी मैली पोटलियां बंधी हैं। दूर से देखने में ये पोटलियां उस स्याह सूखे पेड़ का फल मालूम है। इस कच्चे घर में शरफू रहता है। पूरा नाम शरफुद्दीन है। वो हाजी पीर का मुजावर भी है, हाजी पीर के दर्रे का निगहबान भी, हाजी पीर का दुकानदार। वो सूखे अखरोट, बेर, पुन्नाब, बनफशा, मकई के भुट्टे बेचता। रात को जो मुसाफिर हाजी पीर तक पहुंच जाते हैं उसके घर में ही कयाम करते हैं। वो उससे मकई का आटा खरीदते हैं, प्याज और लाल मिर्च पीसकर चटनी बना लेते हैं और पानी पीकर और कंबल ओढ़कर वहीं एक फर्श पर सो जाते हैं। शरफू की बीवी मर चुकी है। वो हर वक्त अपनी इकलौती बेटी सैयदा बीबी को उंगली से लगाए फिरता रहता है। सैयदा बीबी की उम्र 3-4 साल की होगी। बालों में मोम, आंखों में काजल, हाथों में कांच की नन्ही नन्ही चूड़ियाँ। गाल इतने लाल हैं मालूम होता है अभी खून निकल कर बहने लगे। सैयदा बीबी बहुत मकबूल है। हमारी तरफ देखती नहीं, साफ नजरों से चोर निगाहों से हमारे मखमल के कोट को देख लेती है और कभी हमारे ऊनी स्वेटर को। अगर हमें देखकर ऐसी नाक भून चढ़ाती है जैसे हम बड़े अहमक हो। दूध मिलेगा? मेरी माँ ने शरफू से पूछा। शरफू बोला 4 आने कन्नी लूंगा। माँ की समझ में ये ना आया कि ये कन्नी क्या बला है। बोली कन्नी में कितना दूध आता है? शरफू बोला कन्नी में कन्नी जितना दूध आता है। माँ जी बोली 1 कन्नी दूध दे दो। उनका ख्याल था 1 कन्नी शायद पाव या आध सेर को कहते होंगे। मुमकिन है इस उजाड़ जंगल में आध पाव दूध ही 1 कन्नी के बराबर होता होगा। मेरी आंखों के सामने शरफू एक ढलवान पर खड़ा होकर जमीन खोदने लगा। ये क्या करते हो? मैंने पूछा। दूध निकाल रहा हूँ। क्या हाजी पीर के दर्रे से दूध निकलता है? मेरी माँ ने डरते डरते हैरत से पूछा। शरफू ने कुछ जवाब नहीं दिया। जमीन खोदता रहा। थोड़ी देर के बाद उसने उस जगह से मट्टी में दबी हुई मट्टी की एक हांडी बरामद की जो लबालब ठंडे मीठे दूध से भरी हुई।
यहाँ की ज़मीन इतनी ठंडी है कि कई कई दिन पुराना दूध मिट्टी में दबा रहता है और ख़राब नहीं होता। शर्फू हमें समझाने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना उम्दा और मीठा दूध आज तक नहीं लिया। वो दूध जो हाजी पीर के दर्रे से उबलता है, जो मिट्टी की कन्नी में दबाया जाता है। कन्नी हांडी को कहते हैं। एक कन्नी में 5 सेर दूध आता है। शर्फू मेरी माँ से कहता है, ये तुम्हारा बड़ा लड़का है? माँ ने कहा हाँ। शर्फू कहता है तो इससे न्याज दिलवाओ। माँ की आंखों में एक सवाल है। शर्फू ने सवाल पहचान लिया। कहने लगा, दूर दूर के गांव से चलकर लोग आते हैं हमारे हाजी पीर के मज़ार पर और अपने पहलोटी के बच्चे को हाजी पीर का बेटा बनाते हैं। फिर जो हाजी पीर का बेटा बन जाता है उसके मिज़ार की मिट्टी चख लेता है, उसे हर जगह इज्जत मिलती है। कितने पैसों की न्याज होती है? मेरी माँ ने पूछा। सिर्फ 51 पैसों, शर्फुद्दीन बोला। तो मेरी माँ ने बटवा खोलकर 51 पैसे निकाले, शर्फू को दिए और मुझे उंगली से पकड़कर हाजी पीर के मज़ार पर माथा टिकाने लगे। शर्फू ने मेरे नाम की पोटली पेड़ की शाख से बांधी, मज़ार से ज़रा सी मिट्टी उठाकर और उसे गुड़ में डालकर मुझे खाने को दी, जो मैं इसलिए बड़े शौक से खा गया कि उसमें गुड़ मिला था। इस तरह से मैं हाजी पीर का बेटा हूँ। हाजी पीर से मेरी दूसरी मुलाकात गालिबन 8 बरस बाद थी। हम लोग सर्दियों में अपने किसी अजीज रिश्तेदार की शादी के सिलसिले में पंजाब जाते थे। सर्दियों के दिन थे, गालिबन जनवरी का महीना था। इस कदर वो मुलाकात याद है क्योंकि जब हम हाजी पीर की चढ़ाई चढ़ रहे थे तो बादलों ने चारों तरफ से हमें घेर लिया था। भीगी भीगी धुंध, फिर हल्की बारिश, फिर जोर की बारिश, फिर चारों तरफ हौलनाक सन्नाटा, फिर हौले हौले बर्फबारिश। बेहजार दिक्कत भीगते भागते बर्फ के तूफान में गिरते पड़ते हम लोग किसी न किसी तरह हाजी पीर के दर्रे तक जा पहुंचे और जब पहुंचे तो रात आ गई। शर्फू ने बड़ी खुश मिजाजी से हमारा इस्तकबाल किया। सैयदा बीवी पहले से ज़्यादा खूबसूरत लेकिन ज़्यादा मगरूर और बददिमाग सुना है वो मकई के टोढ़े बहुत उम्दा पकाती है, मगर सिर्फ अपने बाप की। उसका बाप सैयदा बीवी को ज़्यादा देर आग के सामने बैठने नहीं देता, खून से गाल जल जाएंगे। मगर हम बड़े हाकिम के बेटे थे, सो चौथे दिन जब बर्फबारी खत्म हुई और सूरज निकला तो हमने सैयदा बीवी से अपने संग बर्फ में खेलने के लिए कहा तो उसने नाक चढ़ाकर कहा, हूँ मैं नहीं खेलती। साफ इनकार कर दिया। शर्फू ने दूसरी शादी नहीं की थी, वो सैयदा बीवी को देख देख कर जीता। चौथे दिन जब हम बर्फ में रास्ता बनाते हुए चले तो हाजी पीर के उस तरफ दूसरी उतराई की घाटी में एक गोजर की लाश देखी जो सर्दी से अकड़कर बिल्कुल नीली हो गई। वो गोजर से घुटनों तक लट्ठे का एक नीकर नुमा पजामा पहने था, उसके पाँव में धबाल के चप्पल थे, उसका मुंह खुला हुआ था और उसमें से नस्वार भरे पीले दांत नजर आ रहे। उसके गंजे सर पर एक मखरूटी टोपी थी, उस टोपी के ऊपर मजबूत बुनी हुई रस्सियों में उलझा हुआ नमक का ढेला जिसका वजन बिला मुबालगा 1.5 मन के करीब हुआ। वो नमक का ढेला उठाए चला आ रहा था कि बर्फ और धुंध और तूफान में कहीं रास्ता भूलकर उस खाई में गिर पड़ा और गिरते ही खत्म। मगर ये नमक का ढेला क्यों उठाए हुए? मैंने सरवर खान कंपाउंडर से पूछा। सरवर खान ने अफसोस से सर हिलाकर कहा, हमारे इलाके में नमक तो होता नहीं, नमक पंजाब से आता। घोड़े की कान का नमक सबसे आला होता है, मगर सर्दी के दिनों में जब पंजाब जाने के रास्ते बर्फबारी से बंद हो जाते हैं, यहाँ के दुकानदार और बनिए नमक इस कदर महंगा कर देते हैं कि हमारे देश के गरीब किसान और गोजर जो मवेशी पालते हैं और जिन्हें ना सिर्फ अपने खाने के लिए बल्कि मवेशियों को चटाने के लिए भी नमक की ज़रूरत होती है, वो इस महंगे भाव बाजार से नमक नहीं खरीद सकते। इसलिए ये लोग कई कई दिन पैदल चल के सैकड़ों मीलों की मुसाफत तय करके नमक लाते हैं। अजब बात है, मैंने आज तक नमक की अहमियत को समझा नहीं। अक्सर खाने की मेज़ पर मैंने कई बार शिकायत की कि बावर्ची खाने में नमक ज़्यादा क्यों डाल देता है। ये कि नमक कभी कम भी पड़ सकता है और नमक के लिए कोई जान भी दे सकता है, ये बात आज तक समझ में नहीं आई। गोजर मरा पड़ा है, नमक बर्फ में घुल रहा है। ये तस्वीर मैंने तसव्वुर के निहा खाने में 1000 बार देखी है, कभी समझ में नहीं आई। ये कोई मुश्किल तजवीदी तस्वीर भी नहीं, फिर भी समझ में नहीं। और बस अब छोटा सा इक़्तिबास और अपने आप को
अगले बहुत से सालों में हाजी पीर से बहुत सी मुलाकातें रही। एक दफ़ा हम हाजी पीर की उतराइयों में अलीआबाद के मकाम पर शिकार खेलने गए। एक बार जब मैट्रिक का इम्तहान देकर मैं रावलपिंडी से लौटा, और एक बार जब लाहौर फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज में दाखिला लेने गया। कृष्ण चंद्र साहब भी वहीं से पढ़े, जैसे हमारे बहुत से हैं। बहुत सी मुलाकातें हैं सालों के धुंधलों में खोई हुई, अयाम की शाखों से यादों की छोटी छोटी पोटलियाँ बांधे हुए। मगर एक मुलाकात बहुत अच्छे से याद है। मैं FA के इम्तहान देकर छुट्टियों में घर लौट रहा था। इनकलाबी पार्टी में नया नया रंगरूप भर्ती हुआ था। फ्रेंच रेवोल्यूशन, इक्वालिटी, लिबर्टी और सोशलिज्म और मजहबी फ्यूडलिज्म के खिलाफ नए यूरोप की जंग, दिमाग के कढ़ाव में जाने क्या क्या चीज़ें उबल रही। क्या बात। मैं जब हाजी पीर के दर्रे पर उतरा तो शर्फू मुझे पहचान न सका। वो उस वक्त भी मुझे न पहचाना जब मैंने घुटने टेक कर हाजी पीर के मज़ार पर न्याज। मैं अब तकरीबन लामज़हब हो चला था, मगर हाजी पीर से अब भी एक अजीबोगरीब लगाव था। शर्फू ने मुझे उस वक्त पहचाना जब मैं हैट उतार के उससे बगल गिरी। छोटे डॉक्टर, शर्फू खुशी से चिल्लाया। मगर शर्फू की खुशी में एक अजब सा रंज भी शामिल था। अजीबोगरीब तरीके से वो आदमी बुझा हुआ था। उसकी कनपट्टियों के बाल एकदम सफ़ेद हो चले, माथे पर गहरी लकीरें पड़ गई थी। बातें करते करते वो एकदम गायब हो जाता और खामोशी से फिजा में तकने लगा। मैं उसकी तबीयत के इस अजीबपन को देख रहा था, मगर कुछ समझ में ना आया। उस वक्त उसने बड़े इसरार से मुझे अपने घर में रोक लिया। रात को जब वो मेरे लिए मकई के टोढ़े पका रहा था, मैंने उससे पूछा, सैयदा बीवी का क्या शादी हो गई? शर्फू ने अजीब तरीके से सर हिला के ऐसा से कहा, हाँ शादी हुई। कहाँ शादी हुई? बरादरी में? नहीं, बरादरी में नहीं, पिंडी में हुई। क्या सैयदा बीवी पिंडी में है? मैंने खुशी से चिल्ला के कहा। मुझे अगर पहले मालूम होता तो मैं बहन से मिलकर आता। तुम पिंडी से आ रहे हो? हाँ। और तुमने मेरी बेटी को नहीं देखा? सारी पिंडी में उसके हुस्न की धूम है। अजीब तरीके से सर हिला के मकई के टोढ़े से कहने लगा, सैयदा बीबी चकले में बैठी है। एक दफा का जिक्र है, एक जबरदस्त हाकिम था, ठाकुर शेर सिंह। रियाया उससे बहुत डरती थी क्योंकि शेर से सारा जंगल डरता। एक दफा ठाकुर शेर सिंह हाजी पीर के दर्रे पर इंसाफ करते करते पहुंचे और उन्होंने सैयदा बीबी को देख लिया। रियाया हाकिम के हुक्म से इतना नहीं डरती जितना उसके इंसाफ से डरती। मगर हाकिम तो इंसाफ करता है, और शेर सिंह ने सैयदा बीबी को देख लिया था और वो उसके बेपनाह हुस्न से इंसाफ करने पर तुल गए। फिर क्या, वो इंसाफ कर गए और चले, क्योंकि हाकिमों को आगे भी तो जाना होता है। वो किसी जगह इंसाफ के लिए रुक तो नहीं सकते। जहाँ जाते हैं इंसाफ करते ही आगे बढ़ जाते हैं। और सैयदा बीबी चकले। उस चांदनी रात में मैं हाजी पीर के मज़ार के करीब आके बैठ गया। ठंडी चांदनी हवा में कफन के कोरे लट्ठे की तरह खटखटाया। शर्फू मेरे पैर दबाते हुए कह रहा था और उसकी आवाज़ में एक अजीब हिलकत थी, बाबूजी, दूसरी बार पिंडी जाओ तो उससे कहना सैयदा बीबी घर जा, तेरा बाप तुझे बुलाता है। मेरी इकलौती बेटी, अपने घर आ जा, इंसाफ से ना हार। क्या तुझसे पहले इस दुनिया में इंसाफ नहीं हुआ? क्या सिर्फ तुझी से इंसाफ हुआ है? अरे पगली, वो जो हाकिम हैं वो तो सदा इंसाफ करते रहते हैं। हमारे जिस्म से, हमारी रूह से, हमारे घर से, हमारे खेत से, हमारी ख्वाहिशों से, हमारे खून की आखिरी बूंद तक वो इंसाफ करते रहेंगे। चली आ सैयदा बीबी, तेरा बाप बिल्कुल अकेला है। शर्फू ने अपना चेहरा अपनी दोनों बाहों में छुपा लिया। चांदनी के जिस्म पर नीलबू खराशें हैं। मज़ार के पेड़ की नंगी स्याह शाखें किसी अंदरूनी गुस्से से कांप रही हैं। हाजी पीर के नीचे के पहाड़, नदियाँ, वादियाँ, घाटियाँ चांदनी के सफ़ेद धुंधलकों में सर झुकाए खड़ी हैं, जैसे आसमान में तारों की कीलों से जड़ा जूता उनके सर पर रख दिया। मैं अपनी नई जवानी, नई तालीम और नए इनकलाबी बलबले के साथ शर्फू से कहना चाहता था, अपनी बाहों में मुंह मत छुपा शर्फू, ये राज खत्म हो जाएगा। एक दिन ये राजाओं महाराजाओं का शख्सी राज खत्म हो जाएगा। वो राज जिसमें एक फिरके को दूसरे के खिलाफ लड़ाकर हुकूमत की जाती है, एक दिन
खत्म हो जाएगा और राज तेरे हाथों में आएगा। तेरे खेत तेरे होंगे, तेरा हाकिम तेरा नौकर होगा, तेरे घर का खोया हुआ वक़ार और गुरूर तुझे वापस मिल जाएगा। मगर मैं उससे कुछ नहीं कह सकता, हिम्मत नहीं पड़ती। ऐसा लगता है जैसे दीमक खाई हुई लकड़ी के खोखे पर खड़ा झूठे वादे